नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आज यह वीडियो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है हिंदी में वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। जैसा कि आपको मालूम है, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। अतः वाक्य को बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो वह भद्दा, कुरूप व अस्पष्ट भी हो जाता है। वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। सुनने वाले या पढ़ने वाले को समझने में परेशानी हो सकती है। अतः हमेशा ध्यान रखें कि लिखने या बोलने के दौरान शुद्ध वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में शुद्धता परमावश्यक है। अब सवाल यह है कि वाक्य में अशुद्धियाँ किन कारणों से होती हैं, उनकी बिंदुवार चर्चा हम पृथक से करेंगे, किंतु स्थूल रूप से वाक्य में अशुद्धि संज्ञा संबंधी होती हैं, सर्वनाम संबंधी होती हैं, विशेषण संबंधी होती हैं, क्रिया विशेषण संबंधी होती हैं, क्रिया संबंधी होती हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, मुहावरे का सही प्रयोग न करने के कारण अशुद्धियाँ होती हैं, विपरीतार्थक शब्दों का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, उसके कारण अशुद्धियाँ होती हैं, विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और वहाँ वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। वाक्य में पदक्रम सही नहीं रहता है, उसके कारण अशुद्धि होती है। ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिनके अर्थ एक ही होते हैं और दो बार शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। जिन शब्दों का हमें अर्थ नहीं मालूम है, उन शब्दों का अर्थ हम जाने बिना वाक्य में शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। इन सब कारणों से वाक्य में अशुद्धियाँ हुआ करती हैं। तो हम विस्तार से इस पे चर्चा करें। पहली अशुद्धि होती है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि में संज्ञा पद के प्रयोग में प्रायः हम देखते हैं दो प्रकार की अशुद्धि होती है। अनावश्यक संज्ञा पद का प्रयोग और अनुपयुक्त संज्ञा पद का प्रयोग। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरणों पर गौर करें। शेर रेंकता है, गधा रेंकता है, ठीक है। शेर दहाड़ता है, शुद्ध वाक्य होगा। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। बेड़ियां हमेशा पैरों में पड़ती हैं, अतः शुद्ध वाक्य होगा पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। मैं सोमवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं सोमवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, आप अनावश्यक संज्ञा पद का प्रयोग किया गया है। दिन, सोमवार के दिन, सोमवार अपने आप में सफिशिएंट है, तो मैं सोमवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अब हम अगली अशुद्धि पर चलते हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं, और वहाँ जब
इस तरीके की स्थिति होती है तो वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। हम आम बोलचाल में इस तरीके की अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे मेरे को कुछ याद नहीं है। ये पूर्णतः अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मेरे को ये गलत है, मुझे हो सकता है, मेरे को अशुद्ध है। तो कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। मैंने तेरे को कितना समझाया। तेरे को अशुद्ध है, मैंने तुम्हें कितना समझाया। सही सर्वनाम का प्रयोग यहाँ होने से वाक्य शुद्ध हो गया। सीता आई और कहा। सीता आई और उसने कहा शुद्ध वाक्य होगा। वह क्या जाने मैं कैसे जीवित हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इन 3 उदाहरणों से आपकी अवधारणा सर्वनाम संबंधी स्पष्ट हो गई हो, किस तरीके के सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में करना चाहिए। सर्वनाम एक पृथक से टॉपिक है। संज्ञा के बदले जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सब सर्वनाम कहलाते हैं, और वाक्य का गठन करते समय आपको सही सर्वनाम की जानकारी होना आवश्यक है। अगली अशुद्धि पर चलते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण का प्रयोग विशेष संज्ञान सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग किया जाता है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। वह भयानक सुंदर थी। भाई, जब भयानक थी तो सुंदर कैसे थी? इसलिए शुद्ध वाक्य होगा वह बहुत सुंदर थी। उसे भारी दुख हुआ। उसे बहुत दुख हुआ। भारी वजन के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। बहुत यहाँ पे ठीक शब्द होगा तो इससे पूरा वाक्य सही हो जाएगा। उसे बहुत दुख हुआ। किसी और को बुलाओ। और को नहीं, किसी दूसरे को बुलाओ। तो यहाँ पर हमने देखा इन 3 वाक्यों में विशेषण संबंधी अशुद्धि थी। आगे चलते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धि। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है। आप जानते हैं हिंदी में क्रियाएं कितने तरह की होती हैं, तो उसके अनुसार प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वह पढ़ना मांगता है, अशुद्ध वाक्य है। वह पढ़ना चाहता है। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? यह शुद्ध वाक्य होगा। मैं दर्शन देने आया था। यह तो एकदम हास्यास्पद हो गया वाक्य। मैं दर्शन करने आया था। अगली अशुद्धि पे चलते हैं। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि। जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और इन शब्दों का भी वाक्य में सही सही प्रयोग होना चाहिए, तभी वाक्य की शुद्धता बरकरार रह सकती है। शिव लगभग दौड़ रहा था। वाक्य शुद्ध होगा शिव दौड़ रहा था। यहाँ पे लगभग शब्द अनुपयुक्त है। मैं सारी रात जागता रहा। सारी रात की जगह पे मैं रात भर जागता रहा। अब सही विशेषण का प्रयोग किया गया है तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। इस शहर में सर्वस्व शांति है। सर्वस्व नहीं,
बल्कि सर्वत्र। इस शहर में सर्वत्र शांति है। अगली अशुद्धि पे चलते हैं, वचन संबंधी अशुद्धि। कभी कभी वचन संबंधी गलत प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का सही पता चले, वहाँ वचन की गणना होती है। और अतः वचन के सही प्रयोग के लिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। अगर वचन का सही प्रयोग वाक्य में नहीं किया गया है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, पेड़ों पर कौवा बैठा है। पेड़ों बहुवचन है, कौवा एक वचन है। अब इसका शुद्ध क्या होगा? पेड़ पर कौवा बैठा है। पेड़ भी एक वचन हो गया, कौवा भी एक वचन हो गया। तो अब यहाँ पे शुद्धता आ गई। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। अनेक अपने आप में स्वयं बहुवचन है, तो इसलिए शुद्ध वाक्य होगा उसने अनेक ग्रंथ लिखे। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। भाई जब आपने 18 कह दिया, 18 तो अपने आप में बहुवचन है। अब दिनों तक चलता रहा कहने की, तो महाभारत 18 दिन तक चलता रहा नहीं, तो ये शुद्ध हो गया कि महाभारत 18 दिन तक चला। आगे चलते हैं, अगली अशुद्धि देखते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धि। वाक्य में कभी कभी लिंग संबंधी गलत प्रयोग भी देखे जाते हैं और इनसे बचना चाहिए। खासतौर से छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अशुद्धियाँ काफ़ी देखने को मिलती हैं। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है या प्रत्युत्तर में जो वाक्य कहे जाते हैं, वह सभी वाक्य या उनमें से अनेक वाक्य अशुद्ध होते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है। मुझे बहुत आनंद आती है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा मुझे बहुत आनंद आता है। राम और सीता वन को गईं। अब इस वाक्य पे गौर कीजिए। राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है और सीता बाद में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन राम के लिए भी फिर क्या राम भी वन को गईं? ऐसा नहीं। इसके लिए वाक्य शुद्ध बनाना पड़ेगा हमें। राम और सीता वन को गए। वह धीमी स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला। धीमी स्वर शुद्ध शब्द नहीं है, धीमे स्वर में बोला। देखिए, ये एक अभ्यास का विषय है। लिंग निर्धारण एक बहुत बड़ा अलग से एक विषय है और वृहद विषय है। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि लिंगगत बोध प्रायः हमें, जब हम समाज में रहते हैं तो हमें व्यवहार से इसका ज्ञान हो जाता है। तो कुछ व्याकरण का प्रयोग करें, कुछ व्यवहार का प्रयोग करें और शुद्ध वाक्यों की रचना आप कर सकते हैं। अगली अशुद्धि पे चलते हैं, विभक्ति संबंधी अशुद्धि। विभक्तियों को प्रायः विभक्तियों को कारक भी कहा जाता है। वाक्य में कारक संबंधी गलतियां भी पाई जाती हैं और जब ये गलती पाई जाती है तो वाक्य काफ़ी अटपटा और अशुद्ध लगने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदी में जो कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इत्यादि, और सभी के लिए सिंबल निर्धारित है। अब इसमें आप पूरे का उदाहरण देना छोटे वीडियो में संभव नहीं है। कुछ एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे
वह पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पे को जो विभक्ति का या कारक का प्रयोग किया गया है वह अनावश्यक है। वह पुस्तक पढ़ता है। वह देर में सोकर उठता है। अब यहाँ पे में शब्द या कारक कह लीजिए अनावश्यक है। में नहीं होना चाहिए बल्कि देर से सोकर उठता है। 7 बजने को 5 मिनट शेष हैं। 7 बजने में 5 मिनट शेष है। यहाँ भी कारक का गलत प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से बहुत से कारक होते हैं और सबका उदाहरण दिया जाए तो 8-10 उदाहरण देने पड़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो कारक थे जिनका आम तौर पे गलत प्रयोग किया जाता है उनके संबंध में मैंने आपसे यहाँ चर्चा की। आप अलग से अभ्यास करेंगे कि कारक का सही प्रयोग किस तरीके से किया जाए। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ भी वाक्य में होती हैं। जैसे आप कुछ एक उदाहरण ले लीजिए। कृपा पर घड़ों पानी गिर गया। अब यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना मुहावरा है, तो उसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कृपा पर घड़ों पानी पड़ गया। पानी गिरना सही प्रयोग नहीं है, पानी पड़ गया ही सही प्रयोग माना जाएगा। इसी तरीके से वह मोहन पर बरस गया। बरस गया, बरस पड़ना मुहावरा है, तो वह मोहन पर बरस पड़ा। ओम की अक्ल चक्कर खा गई। अकल चकराना मुहावरा है, तो ओम की अक्ल चक्कर खा गई। अब यहाँ पर भी वही कारक में जिस तरीके से बात थी, बहुत बृहद टॉपिक है। मुहावरे हिंदी में बहुत सारे मुहावरे हैं और उनका गलत प्रयोग हम वाक्य संरचना के अंतर्गत करते हैं, तो यह भी एक अभ्यास की बात है। तो इसका भी अभ्यास करें। अगले अशुद्धि पर चलते हैं। विपरीत शब्दों के प्रयोग संबंधी अशुद्धि। वह शायद अवश्य आएगा। अब यहाँ पे देखिए विरोधी शब्द किस तरीके से हैं। विपरीत शब्द शायद और अवश्य। एक तरफ शायद बोल रहे हैं, दूसरी तरफ अवश्य, तो किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। वह अवश्य आएगा। ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा, शुद्ध है भी। कोरोना खत्म होने की आशंका है। कोरोना खत्म होने की संभावना है। भाई कोरोना कोई बीमारी है, वायरस है, अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि समाज में कोरोना रहे। इसलिए कोरोना खत्म होने की संभावना है। परीक्षा में फेल होने की संभावना है। कोई भी परीक्षा इसलिए नहीं देता कि वो फेल हो जाए, वो हमेशा पास होने के लिए देता है। तो इसलिए परीक्षा में फेल होने की आशंका है। पास होने की संभावना हो सकती है, फेल होने की आशंका ही होगी। तो यहाँ पर भी गलत शब्द का प्रयोग किया गया है, विपरीत शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं हम विरामगत अशुद्धि पर। हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। यह भी एक बहुत बृहद टॉपिक है। इस पे भी पूरा 40 मिनट का एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन कुछ एक उदाहरणों से आप समझिए कि विराम चिन्ह का यदि अगर सही प्रयोग नहीं किया गया तो किस तरीके की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। जैसे रोको मत, जाने दो। आप विराम चिन्हों पे गौर कीजिएगा। अब देखिए, रोको के बाद विस्मयादि बोधक लगा दिया आपने, तो इसका अर्थ दूसरा हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि रोक लो, मत जाने दो। और अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है रोको मत, मतलब उसको जाने ही दो। तो इस तरीके से विराम चिन्हों का अगर गलत प्रयोग कर लिया गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
और उदाहरण देखिए, आप नहीं जानते महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ। इसके बाद इसका शुद्ध होगा, आप नहीं जानते महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ। इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग कर लिया गया है। चलो चलते हैं, चलो अल्पविराम चलते हैं। तो ये कुछ एक उदाहरण थे विराम चिन्हों के गलत प्रयोग के। तो ये हिंदी में कुछ एक अशुद्धियां हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग इस तरीके से प्रयोग करते हैं, मैं तो रहा हूँ जा। हंसी भी आती है और इस तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पद क्रम का उल्लंघन हो गया। तो ये भी एक प्रकार की अशुद्धि हो गई। पुनरावृत्ति हो जाती है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, एक वाक्य मान लीजिए है, तो इसमें वापस और लौट आया, तो ये पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धि हो गई। इसी तरीके से एक और अशुद्धि जो है आप मान सकते हैं, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। शब्द आपको प्रयोग करना है कुछ और आपने कर लिया कुछ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैं अपेक्षा करता हूँ आपको बोलना है और आप बोल दिए कि मैं उपेक्षा करता हूँ, तो ये अर्थ का अनर्थ होगा। तो इस तरीके के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। तो मैंने आपसे 14 प्रकार की अशुद्धियों की यहाँ पर चर्चा की कि मेरे ख्याल से आपके अशुद्धियों संबंधी जो अवधारणा है या वाक्य को किस तरीके से शुद्ध किया जाए, इस वीडियो के माध्यम से आप दिशा निर्देशित हो पाएंगे। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा यह वीडियो विद्यार्थियों को समर्पित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी बैठते हैं उन्हें भी इस वीडियो से लाभ पहुँच सकेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। धन्यवाद।